हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये हम लोगों का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में जो वीडियो होगा वो फंडामेंटल राइट के लिए होगा, जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज को कवर करने वाले हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप सीएपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं, सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं, एयरफोर्स नेवी जितने यूपीएससी एग्जाम लेती है, स्टेट पीसीएस या जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं जहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सारे के लिए आपको ये कोर्स काफी बेनिफिट करने वाला है। और आज जो हम लोग अपना कवर करेंगे वो फंडामेंटल राइट कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले ऐसे ही आपको वीडियो मिलेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाके उस सारे वीडियो को देख सकते हैं। बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को अंत तक देखिए। चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के बारे में कथन पर विचार कीजिए। फंडामेंटल राइट जो है आपका, उससे संबंधित आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हुए हैं। अब ये जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, इस स्टेटमेंट पे आपको विचार करना है कि ये कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। पहला बोलता है कि ये निगम और कंपनी के लिए भी उपलब्ध है, स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरा, ये निजी व्यक्ति के कार्यवाही के विरुद्ध भी उपलब्ध है। और तीसरा, ये पवित्र और अस्थायी है। तो पहले क्वेश्चन को क्वालिफाई करवा के देखते हैं हम स्टेटमेंट से कि ये जो है आपका कि निगम और कंपनी के लिए भी उपलब्ध है। तो क्या फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो कंपनी के लिए उपलब्ध होते हैं या नहीं, ये मौलिक अधिकार जो होते हैं ये उनके लिए उपलब्ध है कि नहीं, ये भी आपको पता है। जहां पे लेबर लॉज लगाए जाते हैं, तो ये आपका क्वालिफाई करता है, आपका स्टेटमेंट नंबर 1 क्वालिफाई करता है, क्योंकि आप जो है बालात श्रम को कहीं पे नहीं रख सकते हैं, या 14 वर्ष से कम बच्चे को किसी भी आप जो आपका प्राइवेट कंपनी है वहां पे काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ये निजी व्यक्ति ये कार्रवाई के विरुद्ध भी उपलब्ध है। अगर कोई निजी व्यक्ति हो, सरकारी व्यक्ति नहीं है, तो उसके विरुद्ध भी इसके ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन करता है, तो उसके अगेंस्ट में आप जो है वो संवैधानिक उपचार के अधिकार के थ्रू जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका क्वालिफाई करता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका, ये बोलता है कि ये पवित्र और अस्थायी है। तो ये जो इस पे थोड़ा सा डिस्कस आप करिए। ये पवित्र और अस्थायी है, मीन्स पवित्र है और अस्थायी है। तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं और अमेंडमेंट करके कुछ चीजों को इसमें से हटाया गया है। ठीक है, और ये अस्थायी भी नहीं है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटाया गया हुआ है। तो ये क्वालिफाई नहीं करता है। इसमें 368 के थ्रू अमेंडमेंट किया जा सकता है और संसद के थ्रू किया जा रहा है, इसको बढ़ाया जा रहा है, मीन्स की ये अस्थायी नहीं है। ठीक है, और इसका जो भी आपका 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हुए, स्टार्टिंग में वो 7th है, अब 6 है। और उसमें एक्सटेंड उसको, मीन्स कि उसमें कुछ फीचर्स जोड़े जा रहे हैं लेकिन कम नहीं किए जा रहे हैं। तो जो है उसको हम केवल अस्थायी नहीं बोल सकते, वो चेंज भी हो सकता है, इसलिए ये क्वालिफाई नहीं करता है ऑप्शन नंबर 3। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य माना जाएगा। अब आर्टिकल 12 के थ्रू किसको राज्य माना जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पंचायत और नगर पालिका जो है वो राज्य के कैटेगरी में आते हैं, और ओएनजीसी भी राज्य के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये भी राज्य के थ्रू माना जाएगा। जैसे दिल्ली परिवहन वगैरह जो भी होते हैं वो आपके राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी, आप इसको एनसीईआरटी कर लीजिएगा, ये राज्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये सरकारी, ये स्वायत्त संस्थाएं हैं, लेकिन सरकार के से डायरेक्ट इनको बेनिफिट नहीं दिया जाता है यहाँ पे, और ये राज्य का परिभाषा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है, और न्यायपालिका कभी राज्य नहीं हो सकती है। इसलिए केवल ऑप्शन नंबर ए और 2 क्वालिफाई करता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विदेश यात्रा का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 2 चीज में कंफ्यूजन होगा, आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 21 में। लेकिन ये जो विदेश यात्रा है, इसको जो मेंशन किया गया हुआ है वो आर्टिकल 21 में किया गया है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। विदेश यात्रा का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 के थ्रू एक व्यक्ति को मिलता है, जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षा के अधिकार के संबंध में क्या सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको डिफिकल्ट करके दिए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इसे 2002 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, क्वालिफाई करता है स्टेटमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह संविधान में सम्मिलित होने वाला प्रथम मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधी प्रावधान है। और नेक्स्ट जो है आपका,
यह भारतीय और विदेशी दोनों को उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वालिफाई करता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो बोलता है कि यह प्रथम मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा है से संबंधित है, तो आप इससे डीपीएसपी तो ऑलरेडी हम लोग अभी डिस्कस नहीं किया है यहाँ पे, लेकिन जब डीपीएसपी डिस्कस करेंगे तो वहां पे एक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाएगा, वो आपका आएगा जो है डीपीएसपी में भी शिक्षा से संबंधित कुछ बातें की गई हुई है, तो वहां पे भी यह चीज मेंशन किया गया है। लेकिन ये 86वां संविधान संशोधन करने से पहले ऑलरेडी मेंशन था, तो इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये प्रथम है। और आज जो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम जो मेरे फेसबुक पर लाइव आ रहे हैं, ठीक है, मेरे फेसबुक पे लाइव चैटिंग के थ्रू भी हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो एक सांडिल्य जो बोलते हैं कि आप रोज क्लास क्यों नहीं देते हैं। हाँ, तो ये आपका संडे को क्लास केवल आता है, क्योंकि संडे को क्लास जो आते हैं उसमें थोड़ा सा फ्री में भी होता हूँ, और लंबे सीरीज होते हैं ये, तो ज्यादा टाइम देना होता है यहाँ पे, तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। इसलिए मैं संडे को केवल एक ही क्लास देता हूँ, और ये क्लास आपको सुबह 5 बजे मिलते हैं, 5:30 में मिलते हैं। फिर से हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बीच में मैसेजेस जो आते रहेंगे उनका रिप्लाई देंगे हम। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वालिफाई नहीं करता है, क्योंकि डीपीएसपी में ऑलरेडी ये चीज मेंशन किया गया हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 13 के तहत कानून माना जाएगा। आर्टिकल 13 के थ्रू किसे कानून माना जाएगा? तो अध्यादेश जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब जो अध्यादेश जारी करते हैं, क्या उसको कानून माना जाएगा? या नागा प्रथा कानून जो था उसको कानून माना जाएगा? या संवैधानिक संशोधन को कानून माना जाएगा? या केंद्र द्वारा अधिसूचना जो जारी किया जाता है उसको कानून माना जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, और आपको कंफ्यूज किया जा रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए को क्वालिफाई करवाते हैं कि कानून माना जाएगा या नहीं। अध्यादेश जो राष्ट्रपति के थ्रू लागू किया जाता है वो कानून माना जाता है, और उसको तब तक कानून माना जाता है जब तक संसद उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए क्वालिफाई करता है। नागा प्रथा कानून ऑलरेडी कानून है, लेकिन संवैधानिक संशोधन जो है इसको हम लोग कानून नहीं मान सकते हैं, ठीक है। संवैधानिक संशोधन जो है इसको हम लोग कभी भी कानून नहीं मान सकते हैं, संशोधन की प्रक्रिया है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब आ जाएगा तब वो कानून हो जाएगा, लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब आएगा तब हम उसको कानून नहीं मान सकते हैं, ठीक है। और जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 केंद्र सरकार द्वारा जो भी अधिसूचना जारी की जाती है वो ऑलरेडी एक कानून रहती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 1, 2 और 4, ये क्वालिफाई करता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 25 के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25 से 28 में आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया हुआ है उससे रिलेटेड है ये। ऑप्शन नंबर ए आपको देता है कि इसमें एक व्यक्ति को दूसरे धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार है, क्या ये क्वालिफाई करता है? या फिर सेकेंड ऑप्शन है आपका, इसके तहत राज्य हिंदू धार्मिक संस्थाओं के सुधार के लिए प्रावधान कर सकती है, या फिर इस अधिकार के तहत आने वाले हिंदू, सिख, पारसी और जैन बौद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको डिफिकल्ट थोड़ा सा लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को मॉडरेट कर दिया गया, लेकिन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करता है, क्योंकि एक व्यक्ति को दूसरे धर्म में जो है उसका धर्म परिवर्तन करने का अधिकार बार बार नहीं होता है, एक धर्म को वो मानने के लिए स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्वालिफाई नहीं करता है। बाकी अगर राज्य चाहेगी तो किसी पार्टिकुलर कास्ट के डेवलपमेंट के लिए ये काम कर सकती है। आर्टिकल 25 में मेंशन किया गया और वो हिंदू धर्म है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि इसके अंतर्गत जो है वो आने वाले धर्म हिंदू, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध है। इसको अगर आपको विशेष डिटेल में जानना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो है वो आप आर्टिकल 25 को पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये 2 और 3 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसके लिए आप ऑप्शन नंबर ख जोड़ लीजिएगा यहाँ पे, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई नहीं आंसर देना गलत, थोड़ा सा गलती हो गई थी मुझसे, इसको 2 और 3 कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका जो है वो 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जोड़ी को सुमेलित कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, इसके ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसको नहीं पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। पहला क्वेश्चन है आपका, 42वें संविधान संशोधन आय, पदस्थिति, सुविधाओं और अवसर की समानता को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देख रेख तथा शिक्षा जब तक वे 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ले हो तब तक के लिए है, और 44वें संविधान संशोधन के प्रबंधन में श्रमिकों की साझेदारी को सुनिश्चित करता है।
ये जो है आपका जहां पे 44वां संविधान संशोधन है, इसको आप 42 कर दीजिए और 42 को 44 कर दीजिए, तभी ये स्टेटमेंट सही होगा। लेकिन यहाँ पे केवल आपका जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वही सही है, इसलिए राइट आंसर आपका जो है केवल 2 ख हो जाएगा। लेकिन आपका ऊपर वाले स्टेटमेंट में आप 44वां संविधान संशोधन और नीचे वाले में 42वां कर दीजिएगा, तो आपका दोनों जो ऑप्शन है वो सुमेलित हो जाता, सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपको गलत करके आंसर दिया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट्टा स्वामी अधिनिर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निजता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? पुट्टा स्वामी अधिनिर्णय के अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट है ये निजता का अधिकार जो है, इससे रिलेटेड था ये, राइट टू प्राइवेसी में आ गया हुआ था ये वहां पर। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है, इसको मेंशन किया गया होता, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है ये जजमेंट था, ठीक है, पुट्टा स्वामी अधिनियम के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। ये अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21, ये तीनों के अंतर्गत जो है वो निजता के अधिकार को मेंशन किया गया हुआ था पुट्टा स्वामी अधिनियम के अंतर्गत। काफी इंपॉर्टेंट, अगर आपने पुट्टा स्वामी अधिनियम को नहीं देखा है तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस कानून को अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने को अमान्य होने से बचाया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा, पहले हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। तो निगमों के सम्मेलन को, नेक्स्ट निगमों के शेयर धारकों के अधिकार में संशोधन, और राज्य द्वारा अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के संपत्ति का अधिकरण या राज्य द्वारा संपत्तियों का प्रबंधन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4। आप देखिए कि जो निगम होते हैं उसको सम्मेलन से रिलेटेड जो उसके अधिकार दिए गए उसको अमान्य नहीं किया जा सकता है, या फिर निगम के शेयर का जो शेयर से संबंधित जो मैटर आते हैं उसको कम नहीं किया जा सकता, लाइक दैट बैंक से रिलेटेड जो आता है। लेकिन राज्य जब किसी शैक्षणिक संस्थान का संपत्ति अधिग्रहण करती है तो उसको उसके बदले में क्या होता है कि मुआवजा देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये आपका क्वालिफाई नहीं करता है, इसलिए राइट आंसर इसका 1, 2 और 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्वालिफाई नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन मौलिक अधिकार के बारे में सही है? तो इसमें हम लोग पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं कि यह भाग 3 और कुल 23 अनुच्छेदों में वर्णित है, ये जो है क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट आता है कि मूल अधिकार का सर्वप्रथम प्रारंभ 1215 में ब्रिटेन में हुई थी, ये भी क्वालिफाई करता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो बोलता है कि मूल अधिकार की मांग 1835 में की गई थी, तो ये गलत है। ये जो है वो आपका इसका जो प्रावधान, ये जो मांग किया 1885 में इसका मांग किया गया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्वालिफाई नहीं करता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 गलत है। राइट आंसर इसका 1 और 2 तो क्वालिफाई करता है ऑप्शन नंबर ख को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विधिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। पहला है, यह अधिनियम द्वारा प्रदान किया जाता है, ये आपका स्टेटमेंट क्वालिफाई करता है। यह समाप्त और कम नहीं किया जा सकता है, क्वालिफाई नहीं करता है। यह उच्च और उच्चतम न्यायालय में परिवर्तनीय है, क्वालिफाई नहीं करता है। यह मूल अधिकार के समान है, यह भी क्वालिफाई नहीं करता है। आ जाते हैं हम लोग विधिक अधिकार के अंतर्गत। आपका जो संपत्ति का अधिकार है एट प्रेजेंट में जो है वो विधिक अधिकार है, क्योंकि उसको 300 के कम में जोड़ा गया हुआ था आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो यहाँ जो मैटर आता है कि यह संविधान द्वारा प्रावधान प्रदत्त अधिनियम द्वारा दिया जाता है, ये तो संविधान के अधिनियम के द्वारा इसको प्रदत्त किया जाता है, लेकिन इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, ऐसी बात नहीं है, इसको समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। और जो है ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं है, मीन्स आपका ये जो आपका जो आर्टिकल 32 होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत ये इन्फोर्सेबल नहीं है, और ये जो है इन्फोर्सेबल नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट में, और ये मूल अधिकार के इक्वल भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 क्वालिफाई नहीं करता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मूल अधिकार के संशोधन से संबंधित कौन सा कथन सही है? अब मूल अधिकार के संशोधन से संबंधित कौन सा कथन सही है स्टेटमेंट, ये देखना है हमको। तो पहला जो आता है हमारा वो है कि मूल अधिकार का संशोधन 359 के तहत हो या नहीं, स्पष्ट नहीं है, क्वालिफाई करता है। मूल अधिकार के उल्लंघन तक राज्य की विधि शून्य होती है, बिल्कुल क्वालिफाई करता है। संविधान संशोधन द्वारा मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं हो सकता, ये भी जो जजमेंट था वो सुप्रीम कोर्ट का था। लेकिन संविधान संशोधन कर संसद मूल अधिकार को कम कर सकती है, ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया हुआ है, और किसी भी तरीके से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग,
समता के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, समता के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया स्टेटमेंट ये सही है। और आपका जो है नेक्स्ट वन है 14 के अधीन राज्य अलग जाति के लिए कानून बना सकती है। ये स्टेटमेंट पे विचार करते हैं हम लोग। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सरकारी सेवा में आरक्षण का प्रावधान 15 के 4 में ये स्टेटमेंट क्वालिफाई करता है, ये सही है। लेकिन अनुच्छेद 16 के अधीन राज्य सरकारी पद पर नियोजन में विभेद कर सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, समता के अधिकार में ही आता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 समता के अधिकार में नहीं आता, ये क्वालिफाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये गलत होगा, क्योंकि 14 के अंतर्गत जो है राज्य किसी भी जाति के आधार पर कोई कानून नहीं बना सकती है। आरक्षण दे सकती है किसी पार्टिकुलर कास्ट को, लेकिन जाति के आधार पर कोई कानून नहीं बना सकती है। ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 14 के थ्रू, और यही आर्टिकल 14 के थ्रू अभी सीएए पर बहुत ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग कि इसका प्रावधान 19 से 22 में स्टेटमेंट जो है ये सही है, तो ये क्वालिफाई नहीं करेगा। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। इसको 19 के क के एक के क में जोड़ा गया हुआ है, और इसको वाक्य की स्वतंत्रता में ही लाया जाता है। ठीक है, वाक्य की स्वतंत्रता पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 19 के 1 के ग के तहत सैनिक और वेश्या को संगठन बनाने का अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत है। तो इसलिए हम लोग इसका जो राइट आंसर देंगे अगर गलत के लिए, तो 3 और 4 देंगे। आपका स्टेटमेंट नंबर ग क्वालिफाई करता है, क्योंकि वाक्य स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और कभी भी एक सैनिक को और एक वेश्या को संगठन बनाने का अधिकार नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो इंडिया पाकिस्तान होता, और इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बड़ा होता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 19 के 1 के ग के थ्रू कभी भी सैनिक को संगठन बनाने का अधिकार नहीं है, और कोई वेश्या संगठन नहीं बना सकती है। तो इसका राइट आंसर क्वालिफाई करता है ग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अनुच्छेद 21 के संबंध में क्या सही है, तो यह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, स्टेटमेंट क्वालिफाई करता है। यह गैर नागरिकों को भी प्रदान किया जाता है। एक लॉजिकल टर्म है कि क्या आप किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को कम कर सकते हैं, क्या यह कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए चाहे वो इंडिया के आदमी हो या फिर वो विदेश के नागरिक हो, उनको भी सेम जो है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त होता है, तो ये उनको भी है। और निःशुल्क विधिक अधिकार इसमें संबंधित है, तो ये भी क्वालिफाई करता है, क्योंकि जब आपके ऊपर केस होता है तो आप आर्टिकल 21 के थ्रू अपने हिसाब से वकील का चयन कर सकते हैं, तो ये दोनों क्वालिफाई कर सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर हम लोग देंगे ग, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, धर्म के स्वतंत्रता के संबंध में कौन सा कथन सही है। आप आ जाते हैं स्टेटमेंट के ऊपर, धार्मिक व्यय को कर से मुक्ति नहीं है, और धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता सभी को प्राप्त है, या धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब राज्य कोई भी धर्म अपना सकती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, केवल 2, क्योंकि धार्मिक व्यय को कर से मुक्ति होती है अगर आप धार्मिक संस्थाओं में अगर आप कर देते हैं, तो वहां पे आपका कर मुक्त हो जाता है, आप उसके लिए टैक्स नहीं देंगे। और ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता सभी व्यक्ति को है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि एक राज्य अपने लिए कोई पार्टिकुलर धर्म का चयन कर ले, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्वालिफाई नहीं करता है। राइट आंसर इसका केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति द्वारा गलत पद धारण करने पर कौन सा रिट लगाया जाता है। सोनल चौहान सर, एवरीडे क्लास दीजिए। ये जो आपका क्लासेज आते हैं ये पॉसिबल नहीं होते, क्योंकि आपको भी पता है कि हम खुद से पीडीएफ बनाते हैं, अभी हमारे चैनल इतने बड़े नहीं है, आपके सपोर्ट की जरूरत है, मुझे पता है, लेकिन हम डे टू डे इस टाइप का सेशन नहीं तैयार कर सकते हैं। बट आपके लिए जो भी सेशन देते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट देते हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और आप एक दिन में उसको पूरा कर लेते हैं, ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हफ्ते में एक दिन लगाइए, लेकिन 100 में 100 लगाने का कोशिश कीजिए आप। तो आते हैं फिर से हम लोग एमसीक्यूज की तरफ। एक व्यक्ति द्वारा गलत पद धारण करने पर कौन सा रिट लगता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो आता है वो आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, अधिकार पृष्ठा जो रिट होती है ये लगाया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति अगर गलत पद धारण कर लेता है तो उसके ऊपर ये चीज लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लंबित मामले को वरिष्ठ न्यायालय में भेजने के लिए कौन सा रिट जारी किया जाता है। तो लंबित मामले में जो है, जो भी लंबित मामला अगर किसी निचले अदालत में होगा तो उसको वरिष्ठ न्यायालय में भेजने के लिए क्या होता है
कि इसके ऊपर उत्प्रेषण रेट लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका उत्प्रेषण रेट लगा करके नीचे से आपका ऊपर के न्यायालय में भेजा जाता है। इस मामले को निर्भया कांड में स्पेशली इसका यूज किया गया हुआ था, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। आपसे बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे ही जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। मैंने आपके लिए जितना हेल्प मुझसे हो सकता था मैंने किया। आप मेरे चैनल के लिए थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, और इसके पीडीएफ को आप या तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे फेसबुक पेज स्टडी स्प्रिंग से भी डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको काफी हेल्प करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट को कवर कर लिए हैं। लेकिन आपको जो भी वीडियोज आते हैं वो आपको 8:45 में दिए जाते हैं, और फिर आपके लिए एसेज रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक भी दिए जाते हैं, या फिर वो एसएसबी जीडी का टॉपिक हो वो भी आपको दिया जाता है। तो आप इस चैनल के लिए बने रहें। आपको जितना हो सकेगा मैं इस चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट वो सारे कंटेंट अवेलेबल करवाने का कोशिश करूंगा जो एक पेड कोर्स में मिलता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।